जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है हमारा चैप्टर नंबर 18। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 में जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम लोग जानेंगे, जो एक्सेल क्या होता है और किस तरह से कार्य करता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है होम पेज वह किस तरह का रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग कंप्यूटर पर आधारित किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे कुछ न कुछ प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में आने हैं। ठीक है, कन्फर्म समझिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। हमारा पहला जो टॉपिक है वह है हमारा परिचय। ठीक है, एक्सेल का परिचय। तो इस तरह का एक्सेल का कुछ जो है फॉर्मेट रहता है। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे एक्टिव सेल नेम बॉक्स रहता है, ये हमारा रो हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो जाता है। ठीक है, ये सभी हमारे रिबन है, ये हमारा टाइटल बार है। इस तरह का एक्सेल का हमारा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, नीचे में देखिए जूम बार का ऑप्शन है, व्यू बटन का ऑप्शन है, स्टेटस बार का ऑप्शन है, वर्क टैब का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सभी जो है एक्सेल में कुछ टैब रहते हैं। ठीक है, उन सभी को हम लोग आगे समझेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक अंतर्निहित भाग है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग होने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग गणितीय गणनाओं, सांख्यिकी डाटा के विश्लेषण, बजट बनाने तथा अकाउंटिंग वर्कशीट के निर्माण, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने, ठीक है, पेरोल तैयार करने, सामानों का रिकॉर्ड रखने आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, चलिए वर्कबुक तथा वर्कशीट को हम लोग समझते हैं। जो वर्कबुक तथा वर्कशीट क्या होता है, तो एक्सेल प्रोग्राम में काम करने के लिए निर्मित फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। प्रत्येक वर्कबुक में स्वतः यानी कि बाय डिफॉल्ट 3 शीट होते हैं। ठीक है, वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या इच्छा अनुसार जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए वर्कशीट एक जो है स्प्रेडशीट है, जो एक्सेल प्रोग्राम का कार्यक्षेत्र होता है। वर्कशीट को रो और कॉलम में विभाजित किया जाता है। रो और कॉलम का मिलान बिंदु, ठीक है, सेल कहलाता है। इस प्रकार वर्कशीट सेल का संग्रह है, यानी कलेक्शन ऑफ सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, ठीक है, सॉफ्टवेयर के वर्कशीट में कुल 10,48,576 रो तथा 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, वर्कशीट में रो की संख्या 1 से 10,48,576 तक से दर्शाया जाता है, जबकि कॉलम को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ए से XFD यानी ए से जेड, पुनः ए से जेड, और उसके बाद बी से ए से बी से जेड तक। ठीक है, लास्ट में ये हमारा AAA से XFD पर दर्शाया जाता है। ठीक है, वर्कशीट में वर्टिकल सेल यानी ऊपर से नीचे को कॉलम कहा जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल सेल यानी बाएं से दाएं को जो है हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्य को समझते हैं जो क्या होता है। तो एक्सेल 2010 के एक वर्कशीट में लगभग 17 अरब, ठीक है, यानी 10,48,576 गुने 16,384 सेल होते हैं। ठीक है, चलिए सेल को समझते हैं। सेल क्या होता है, तो वर्कशीट में रो और कॉलम का मिलान बिंदु जो है इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। ठीक है, वर्कशीट में सेल एक आयताकार बॉक्स होता है जहां डाटा इंटर किया जाता है। किसी सेल को उसको कॉलम के अक्षर तथा रो की संख्या से जाना जाता है, जिसे सेल एड्रेस कहा जाता है। जैसे A8 यानी कॉलम A रो 8, ठीक है, AB 15 यानी कॉलम AB रो 15,
AD 156, ठीक है, यानी कॉलम AD रो 156। इस प्रकार वर्कशीट में पहले सेल का एड्रेस एक्सेप्ट D यानी 10,48,576 होगा, ठीक है। चलिए, सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, जहां डाटा इंटर किया जा सकता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की सारी गणना सेल में ही की जाती है, अतः सेल को एक्सेल प्रोग्राम का मूल तत्व जो है कहा जाता है, ठीक है। एक्टिव सेल के बारे में समझते हैं। एक्टिव सेल क्या होता है? तो जिस सेल में वर्तमान में डाटा इंटर किया जा रहा है उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। इंसर्शन पॉइंट या कर्सर एक्टिव सेल में ही दिखाई देता है। एक्टिव सेल का बॉर्डर हाईलाइट रहता है तथा इस सेल का एड्रेस बार पर दिखाई देता है। एक्टिव सेल का डाटा सेल के साथ साथ फार्मूला बार पर भी दर्शाया जाता है। किसी डाटा को एक्टिव, ठीक है, सेल से ही इंटर या एडिट किया जा सकता है। किसी सेल पर माउस से क्लिक कर या एरो बटन द्वारा उसे सेलेक्ट कर एक्टिव सेल बनाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक्सेल में किसी एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर प्रदर्शित जो है किए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, जो एक्सेल के किसी एक सेल में हम लोग कितने कैरेक्टर को टाइप कर सकते हैं, तो 32,767, ठीक है। चलिए, एक्सेल विंडो के मुख्य घटक के बारे में समझते हैं हम लोग। जो एक्सेल के विंडो में क्या क्या रहता है, तो हमारा सबसे पहला रहता है टाइटल बार। तो टाइटल बार एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है। इस पर क्विक एक्सेस टूल बार, वर्कबुक का नाम तथा मिनिमाइज, रीस्टोर, ठीक है, मिनिमाइज तथा क्लोज बटन जो है होता है। यदि वर्कबुक को कोई नाम नहीं दिया जाता है तो यह स्वतः बाय डिफॉल्ट book1.xlsx का नाम दर्शाता है, ठीक है। चलिए, क्विक एक्सेस टूल बार को समझते हैं। जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार जो है क्या होता है, तो यह टाइटल बार पर बाईं ओर स्थित होता है, जिस पर अक्सर प्रयोग होने वाले टूल के आइकन होते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव, अनडू तथा रीडो बटन होता है। हम इस टूल बार पर बने एरो की का प्रयोग कर अन्य टूल जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, रिबन टैब के बारे में समझते हैं। रिबन टैब क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कमांड टैब की लाइन रिबन टैब जो है कहलाता है, ठीक है। एक्सेल विंडो में रिबन टैब टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। एक्सेल रिबन टैब टाइटल बार के नीचे स्थित होता है, ठीक है। एक्सेल रिबन टैब पर निम्नलिखित कमांड टैब होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पहला रहता है फाइल, ठीक है। चलिए, इसको समझते हैं। तो इसमें नया वर्कबुक खोल लें, ठीक है, पहले से बने वर्कबुक को खोल लें। वर्कबुक को सेव, प्रिंट और शेयर आदि करने के विकल्प होते हैं, ठीक है। होम में हमारा इसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एलिग्नमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल, एडिट से संबंधित आइकन व विकल्प होते हैं। इंसर्ट में हमारा टेबल, चार्ट, इलस्ट्रेशन, लिंक्स आदि को वर्कशीट में डालने यानी इंसर्ट से संबंधित आइकन तथा विकल्प मौजूद होते हैं। ड्रॉ में हमारा ड्राइंग टूल से संबंधित आइकन तथा विकल्प मौजूद रहते हैं। पेज लेआउट में हमारा जो है विंडो में पेज को प्रदर्शित करने तथा पेज सेटअप यानी प्रिंट होने पर पेज की स्थिति से संबंधित विकल्प जो है हमारा पेज लेआउट में दिखता है, ठीक है। चलिए, फार्मूला को समझते हैं। फार्मूला टैब जो है फार्मूला तथा फंक्शन से संबंधित आइकन व विकल्प जो है फार्मूला टैब में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, डाटा के बारे में समझते हैं। डाटा प्राप्त करने यानी इंटर, उसे एडिट, प्रोसेस, सॉर्ट, फिल्टर करने से संबंधित विकल्प जो है वो डाटा में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, रिव्यू को समझते हैं। तो प्रूफ रीडिंग, एसेबिलिटी, कमेंट्स, लैंग्वेज आदि के विकल्प, ठीक है, जो रिव्यू में मिल जाएंगे। व्यू में हमारा वर्कशीट को प्रदर्शित करने यानी व्यू, शो, हाइड, जूम आदि के विकल्प जो है व्यू मेनू में हमको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं एड्रेस बार की तरफ। जो एड्रेस बार क्या होता है,
तो यह रिबन टैब के नीचे स्थित आयताकार बॉक्स होता है जहां एक्टिव सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है। यदि एक से अधिक सेल को सिलेक्ट किया गया है तो यह पहले सेल का एड्रेस जो है दर्शाता है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बार के बारे में समझते हैं। जो फॉर्मूला बार क्या होता है, तो यह एड्रेस बार के बाईं ओर स्थित आयताकार बॉक्स है जहां किसी फंक्शन या फॉर्मूला को टाइप या एडिट किया जा सकता है। एक्टिव सेल में टाइप किया गया डाटा या फॉर्मूला बार पर प्रदर्शित होता है। इस कारण फॉर्मूला बार का उपयोग एक्टिव सेल में डाटा इंटर करने तथा डाटा और फॉर्मूला को एडिट करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक्सेल प्रोग्राम में किसी फॉर्मूला का आरंभ जो है इक्वल टू यानी बराबर चिन्ह से होता है। ठीक है, चलिए वर्कशीट विंडो के बारे में समझते हैं। जो वर्कशीट विंडो क्या होता है, तो एक्सेल विंडो में फॉर्मूला बार के नीचे सेल का समूह यानी कलेक्शन ऑफ सेल होता है जिसे वर्कशीट विंडो कहा जाता है। वर्कशीट वास्तव में एक्सेल का कार्यक्षेत्र यानी वर्किंग एरिया ऑफ एक्सेल होता है। यहाँ डाटा को इंटर, एडिट तथा प्रोसेस किया जाता है। एक्टिव वर्कशीट का कंटेंट वर्कशीट विंडो पर प्रदर्शित होता है। ठीक है, चलिए कॉलम नेम के बारे में समझते हैं। तो वर्कशीट विंडो में सबसे ऊपर बाएं से दाएं हॉरिजॉन्टली कॉलम नेम प्रदर्शित होता है। ठीक है, कॉलम नेम को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाया जाता है जो ए से एक्स डी तक हो सकता है। ठीक है, चलिए रो नंबर के बारे में समझते हैं। रो नंबर क्या होता है, तो वर्कशीट विंडो के बाईं ओर ऊपर से नीचे वर्टिकल रो नंबर प्रदर्शित होता है। रो नंबर को अंकों से दर्शाया जाता है जो 1 से 10,48,576 तक हो सकता है। ठीक है, चलिए सीट टैब के बारे में समझते हैं। सीट टैब क्या होता है, तो यह वर्कशीट विंडो के सबसे नीचे रिबन पर स्थित होता है। सीट टैब पर वर्कबुक में स्थित सभी वर्कशीट का नाम टैब में दर्शाया जाता है। इस टैब को क्लिक कर हम एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट तक जा सकते हैं, पर एक बार में केवल एक वर्कशीट ही एक्टिव होता है। ठीक है, शीट टैब का प्रयोग कर वर्कबुक में नया वर्कशीट डाला जा सकता है तथा पुराने वर्कबुक का नाम जो है बदला जा सकता है। शीट टैब द्वारा किसी वर्कशीट को मूव और कॉपी विकल्प के जरिए पूरा का पूरा कॉपी कर किसी अन्य वर्कबुक में ले जाकर नए वर्कशीट की तरह जोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए व्यू बटन के बारे में समझते हैं। व्यू बटन क्या होता है, तो यह स्टेटस बार के दाएं भाग में स्थित होता है जिस पर 3 आइकन होते हैं जो वर्कशीट के अलग अलग व्यू को प्रदर्शित करता है। पहला है हमारा नॉर्मल लेआउट व्यू, दूसरा है पेज लेआउट व्यू, तीसरा है पेज ब्रेक व्यू। ठीक है, चलिए पहले हम लोग नॉर्मल व्यू को समझते हैं। जो नॉर्मल व्यू क्या होता है, तो नॉर्मल लेआउट व्यू जो है यह वर्कशीट के सेल को कॉलम नाम तथा रो नंबर के साथ दिखाता है। ठीक है, पेज लेआउट व्यू जो है यह एक्सेल पेज प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा उसे दर्शाता है। इस व्यू में मार्जिन, हेडर तथा फुटर भी प्रदर्शित होता है। ठीक है, पेज ब्रेक व्यू जो है यह व्यू पेज प्रिंट करने पर पेज ब्रेक कहाँ आएगा यह दर्शाता है। ठीक है, चलिए सेल रेंज के बारे में समझते हैं। सेल रेंज क्या होता है, तो एक्सेल में 2 या अधिक सेल का समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल रेंज कहलाता है। सेल रेंज को पहले सेल के एड्रेस तथा अंतिम सेल के एड्रेस के बीच क्लोन जो है ये हमारा डालकर इंगित किया जाता है। जैसे A1 क्लोन A5, ठीक है, कॉमा A5 क्लोन A8, तो इस तरह से इसको दिया जाता है सेल रेंज। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं सेल रेंज को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो किसी सेल को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है उस सेल पर क्लिक करें या कीबोर्ड एरो की सहायता से सेल कर्सर को वांछित सेल तक ले जाएं या एड्रेस बार पर सेल का एड्रेस टाइप करें। ठीक है, सिलेक्ट किए गए सेल के चारों ओर गहरा बॉर्डर दिखाई देता है तथा उसका कॉलम नाम और रो संख्या हाईलाइट हो जाता है। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए उस कॉलम नेम पर क्लिक करें। पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए रो नंबर पर क्लिक करें। ठीक है,
किसी सेल को सेलेक्ट कर टैब बटन दबाने से कर्सर एक सेल दाएं जैसे A5 से B5 चला जाता है। इंटर बटन दबाने से कर्सर एक सेल नीचे जैसे A5 से B6 में चला जाता है। ठीक है। किसी सेल रेंज को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है सेल रेंज के प्रथम सेल पर क्लिक कर सेल के दाएं निचले किनारे यानी राइट बॉटम एज को अंतिम सेल तक ड्रैग करें या कीबोर्ड एरो की द्वारा सेल कर्सर को प्रथम सेल तक ले जाएं। अब शिफ्ट प्लस एरो की द्वारा अंतिम सेल तक ले जाएं। ठीक है। सिलेक्ट होने पर जो है सेल रेंज का बॉर्डर गहरे रंग का हो जाता है तथा पहले सेल को छोड़कर पूरा सेल रेंज हाईलाइट हो जाता है। किसी अन्य सेल पर क्लिक करने से सेल या सेल रेंज डिसेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। सेलेक्ट होने पर सेल रेंज को हम कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट, डिलीट, मर्ज तथा मर्ज कर सकते हैं। कट या कॉपी किए गए सेल या सेल रेंज का बॉर्डर डैश लाइन में बदल जाता है। ठीक है। चलिए फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। जो फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेल वर्कशीट में गणना के लिए निर्देशों का समूह जो सेल में दिए गए डाटा को प्रोसेस कर निर्धारित परिणाम देता है हमारा फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है। फॉर्मूला को वर्कशीट में फॉर्मूला बार पर टाइप कर बनाया जाता है। कोई भी फॉर्मूला किसी एक सेल अलग अलग सेल या सेल के समूह पर लागू किया जा सकता है। किसी सेल में स्थित फॉर्मूला को कट या कॉपी कर किसी दूसरे सेल या सेल रेंज में पेस्ट किया जा सकता है। यदि किसी सेल के डाटा में परिवर्तन होता है तो फॉर्मूला के आधार पर उसका परिणाम स्वयं जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। एक्सेल में जो है प्रत्येक फॉर्मूला का आरंभ जो है इक्वल टू यानी बराबर चिन्ह से होता है। इक्वल टू सम ब्रैकेट A1 कोलन A5 ब्रैकेट बंद। इस तरह से फॉर्मूला का उदाहरण है जो सेल A1 से सेल A5 तक का योग करता है। ठीक है। एक्सेल में फॉर्मूला की सहायता से हम सम, एवरेज, काउंट, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, डिवाइड, मैक्सिमम, मिनिमम, शॉर्ट, लॉजिकल फंक्शन तथा अनेक तरह की अन्य गणनाएं तथा विश्लेषण जो है कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ऑटो सम को हम लोग समझते हैं। ऑटो सम क्या होता है, तो ऑटो सम की सहायता से वर्कशीट में किसी सेल रेंज के डाटा का योग निकाला जाता है। इसके लिए हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेल रेंज का चयन कर ऑटो सम आइकन पर क्लिक करें। अगर इसके बाद सेल के किसी डाटा या वैल्यू में परिवर्तन होता है तो उनके योग का परिणाम भी स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। चलिए कुछ रोचक तत्व हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो एक्सेल प्रोग्राम में सब्सट्रैक्ट यानी घटाव का कोई फंक्शन नहीं होता है। इसके लिए अंक के साथ माइनस चिन्ह लगाकर सम फार्मूला का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए एक्सेल वर्कबुक खोलना हम लोग जानेंगे। तो एक्सेल वर्कबुक खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पर जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल द्वारा नया वर्कबुक खोल सकते हैं या MS ऑफिस एक्सेल आइकन पर डबल क्लिक करें, फाइल पर जाएं, ओपन करें, कंट्रोल O द्वारा भी कर सकते हैं। पहले से सेव की गई वर्कबुक खोल सकते हैं। ठीक है। या फाइल पे जाए, कंट्रोल उसके बाद न्यू पे जाएं, द्वारा जो है हम लोग वर्कबुक खोल सकते हैं। एक्सेल 2010 प्रोग्राम में किसी एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नाम जो है .xlsx होता है। ठीक है। चलिए वर्कबुक में नया वर्कशीट डालना हम लोग समझेंगे। ठीक है। इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन वर्कबुक। तो वर्कबुक में नया वर्कशीट डालने के लिए सबसे पहले हम लोग को होम पेज पे जाना होगा। ठीक है। होम पे जाना होगा, वहाँ से इंसर्ट पे जाना होगा, उसके बाद इंसर्ट शीट को क्लिक करें, नया वर्कशीट खुल जाएगा। या शीट टैब पर राइट क्लिक करें। ठीक है। पॉपअप मेनू में इंसर्ट पर क्लिक करें, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें वर्कशीट का चयन कर ओके पर क्लिक करें, नया वर्कशीट जुड़ जाएगा। या शीट टैब पर उस वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें, उसके बाद नया वर्कशीट डालना है। ठीक है। शीट टैब पर बने इंसर्ट शीट आइकन पर क्लिक करें, नया वर्कबुक जो है जुड़ जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट का नाम किस तरह से बदला जाता है उसको हम लोग समझते हैं। जो रीनेम है वर्कशीट किस तरह से होता है, तो वर्कबुक में वर्कशीट को स्वतः यानी बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 नाम दिया जाता है। रीनेम प्रक्रिया द्वारा वर्कशीट को नया नाम दिया जा सकता है। शीट टैब पर स्थित वर्कशीट के नाम पर डबल क्लिक करें या वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक कर पॉपअप मेनू से रीनेम विकल्प चुनें या फॉर्मेट मेनू में रीनेम शीट विकल्प को चुनें। ठीक है, रीनेम विंडो में नया नाम डालकर इंटर बटन दबाएं। ठीक है, वर्कशीट का नाम जो है बदल जाएगा। चलिए आगे, क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 कैरेक्टर तक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है यानी मूविंग वर्कशीट हम लोग समझेंगे अभी। तो पूरे वर्कशीट को एक वर्कबुक से हटाकर या कॉपी कर दूसरे वर्कबुक में ले जाया जा सकता है। इसके लिए जो है सबसे पहले हमें इस वर्कशीट को ओपन करें जिसे हटाना है। ठीक है, उसके बाद शीट टैब पर राइट क्लिक कर पॉपअप मेन्यू में मूव और कॉपी विकल्प चुनें या होम में जाके सेल, उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद मूव और कॉपी पर क्लिक करें। मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां क्रिएट ऑफ कॉपी का चयन करें। बिफोर शीट बॉक्स में उस वर्कशीट का चयन करें जिसके पहले यह वर्कशीट का चयन करें जिसके पहले यह वर्कशीट लगाना है। ठीक है, पुनः ओके बटन पर क्लिक करें। तो वर्कशीट के जो है किसी भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो है कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट विकल्प का उपयोग करें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। एक्सेल से संबंधित ये सारे टॉपिक थे। हम लोगों ने जाना रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सब थे जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों को अच्छे से तैयारी करके ही जाना चाहिए। ठीक है, ताकि वहाँ दिक्कत न हो। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।